मेन हार्ट का चैम्बर है, अटैक इसी में होता है। इंडिया में एक एपिडेमिक आ गया है, हार्ट डिजीज का एपिडेमिक है। यही बंद नस उसको उसकी जान ले सकती थी, और क्योंकि टाइमली खुल गया तो ये पेशेंट उसकी वजह से बच गया। 8 साल के बच्चे, और जब उनको कार्डियक अरेस्ट होता है बस इमरजेंसी है, शॉक दे करके तो इमीडिएटली उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। उसको एक फीलिंग आ जाती है कि मेरे पास डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, मेरा हो सकता है मैं ना बचूं। तो मिडिल ऑफ द चेस्ट में आपको बीच में 1.5 इंच के आसपास आपको दबाना है। हार्ट अटैक ना एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, बॉडी पीसफुल नहीं है, बॉडी में आग लगा हुआ है। टीएमटी एक मॉडिफाइड डिसीज है, इसमें 70% आप इसे भरोसा कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि मेरे को कहीं पहले साइलेंट हार्ट अटैक हुआ कि नहीं, ये जानना है। तो ये बेस्ट टेस्ट है टू नो दैट। क्या वैक्सीन है हमें रिस्क जोन में डाल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। पैर की आर्टरी से या फिर हाथ की आर्टरी से हम लोग एक्सेस करके हार्ट की आर्टरी में चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी आर्टरी चोक्ड हुई है, और को इमीडिएटली उस समय खोल देते हैं, तो पेशेंट, एक मरता हुआ पेशेंट बच सकता है। उसकी नाइट जो स्लिप है दैट उसको ना कभी डे टाइम स्लिप कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। नाइट ड्यूटीज जो है मिनिमम होनी चाहिए। पेशेंट इमरजेंसी में आया है, इको किया गया, उसमें लगा कि हाँ पेशेंट का ये हिस्सा कम चल रहा है, इसी समझ में आता है कि कौन सी आर्टरीज की चोक्ड हुई होगी। मास पॉपुलेशन के लिए तो कोलेस्ट्रॉल और शुगर का तो लेस देन 20 ईयर्स में टेस्ट हो जाना चाहिए। थर्ड अटैक फेटल साबित हो सकता है? नहीं, इवन फर्स्ट अटैक कैन बी फेटल। ये बहुत बड़ा मिथ है ना, अच्छा। बहुत बड़ा मिथ है ये। ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, मतलब ऑल इज वेल? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। विंटर मंडे मॉर्निंग में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। ओरल हाइजीन का हार्ट से सीधा सीधा कनेक्शन है? यस, बिल्कुल है। आप अमेरिका में किसी स्पेशलिस्ट को या सुपर स्पेशलिस्ट को दिखना हो, आपको कंसल्ट करना हो, तो फिर आपको महीनों टाइम लगता है। वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन आपका नंबर तो आए तब तक चाहिए। तो 20 साल पहले जो 2.5 लाख का था, आज वो प्रोसीजर 1.5 लाख का हो रहा है। प्रोसीजर तो करवाएंगे लेकिन टाइमली नहीं करवाएंगे। वो पेशेंट अल्टीमेटली ही डाइड, और मेरे को आज तक वो हॉन्ट करता है वो इंसिडेंस की। मैं योगा भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, हाफ मैराथन भागता हूँ, और थोड़ा माइल्ड वेट तो मैं सब कुछ करता हूँ, इवन मेडिटेशन भी करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1 on 1 पॉडकास्ट, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। हम सो रहे हैं और हमारा दिल रो रहा है। क्या आपको पता है कि भारत बन चुका है क्रॉनिक कार्डियक डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? हम सब आराम से बैठे हुए हैं और फिर एक ब्रांड यहाँ पर आके बताते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और पोल्यूशन का सीधा असर आपके दिल पर पड़ रहा है। हद तो तब पार हो जाती है जब 8 साल के बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। अब तो बच्चों तक को इस बीमारी ने घेर लिया है। आपने लगातार हमें मेल किया, हमसे सवाल पूछा कि क्यों हम अपने इस पॉडकास्ट चैनल पर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को नहीं लाते हैं। क्या ये परेशानी हमें नजर नहीं आ रही है? देखिए, बस कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, और इस वक्त डॉक्टर पंकज रंजन खुद हमें बताएंगे कि ये बीमारी इतनी बड़ी क्यों बन गई है पूरी दुनिया के लिए, और ऐसी कौन सी कोशिशें हैं जिनके जरिए हम अपने दिल को युवा भी बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका 1 on 1 पॉडकास्ट पर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या हम सो रहे हैं? एक्चुअली देखा है तो वाकई में हम सो रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया का जो मैक्सिमम हार्ट पेशेंट्स है, जैसे आपने बताया कि हमारा देश जो है हार्ट डिजीज़ का कैपिटल बन चुका है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में जो ये हार्ट डिजीज़ का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, वो हमारे जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है या यूरोप है, उससे 10 साल पहले हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ यंगर लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ये ज़्यादा परेशानी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 50% पेशेंट जो हमारे हार्ट के हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, हार्ट की बीमारियों के पेशेंट हैं, उनका एज 50 साल से कम है, और 25% पेशेंट जो है 40 साल से कम के हैं। तो मतलब सोचिए, अगर 40 साल के बंदे को अगर हार्ट अटैक होता है, अगर वो बच गया तो भी उसको प्रॉब्लम है, और अगर चला गया तो पूरी फैमिली, पूरा देश, पूरा कम्युनिटी सफ़र करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो हो रहा है बहुत पहले हो जा रहा है, और बहुत उसका जो सीवियरिटी है ऑफ डिजीज़ है वो भी ज़्यादा है, और बहुत कम एज में हो रहा है। तो इसका ना कहीं किसका सोशल एस्पेक्ट भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, तो सबको इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोग को बहुत, ये एक तरह से इमरजेंसी है। अभी कहा जा रहा है कि इंडिया में एक एपिडेमिक आ गया है, हार्ट डिजीज़ का एपिडेमिक है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें केवल मेडिकल कम्युनिटी नहीं, आपको सोशल जो ग्रुप्स हैं, जो मीडिया हैं, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको भी बहुत अलर्ट होना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। यानी मेडिकल इमरजेंसी है ये। हाँ, ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये खतरा और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब हमारे पास आंकड़े आते हैं, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हर 10 सेकंड में हार्ट अटैक से एक शख्स की भारत में मौत हो रही है। बिल्कुल। 55 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कि कार्डियक अरेस्ट से। एक नॉर्मली लोग को ज़्यादातर लोग यही पता नहीं है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट है कि हार्ट, इसका सिंपल लिटिल मीनिंग निकालिए क्या है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का रुक जाना। क्यों होता है ये किसी भी बीमारी में, इवन बुढ़ापे में, हर आदमी का जो कॉज ऑफ डेथ होता है कार्डियक अरेस्ट होता है। पेशेंट को हो सकता है कैंसर हो, टीबी हो, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो,
एट द एंड ऑफ हिज लाइफ कार्डियक अरेस्ट होगा। तो ये कार्डियक अरेस्ट सबको होता है जो एक्सप्लेन करता है डेथ को। लेकिन हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक ये है कि हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसका हार्ट के ब्लड सप्लाई पे अटैक हुआ, मतलब वो चोक्ड हो गई, वो 99% या 100% बंद हो गई और आपका हार्ट को अचानक धक्का लगा। तो इसको इसीलिए हिंदी में कहते हैं हृदयाघात। तो हार्ट अटैक मतलब हृदयाघात। और इसका जो कारण है कि हार्ट की जो धमनियाँ हैं, हार्ट की आर्टरीज हैं, वो सडनली होता है, वहाँ पे प्लेग कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे, वो सडनली रप्चर करता है और वो अचानक उस इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स वो उसको टोटली ओक्लूड कर देता है, मतलब बंद कर देता है और वो रिजल्ट करता है हार्ट अटैक। मतलब उसको कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट पर अटैक हो गया, हार्ट पे अटैक हो गया कि हार्ट अटैक हुआ कि हार्ट की आर्टरी चोक्ड हो गई। आपको अचानक पेशेंट को लगा कि मेरे को तो छाती फट रहा है, या अचानक बिना कारण बहुत पसीना आ रहा है, या सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, उसको एक फीलिंग आ जाती है कि मेरे पास एक डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, मेरा हो सकता है मैं ना बचूं, ये इस तरह की फीलिंग आती है। और इसका बहुत एक टिपिकल पैटर्न भी होता है कि भाई बहुत लोगों को होता है कि छाती में बीच के हिस्से में छाती में दबाव महसूस होता है, जिसको पार्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ छाती में दबाव हो रहा है या बिना कारण का पसीना आ रहा है। और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो आपको इस सबको आपको बहुत ज़रूरी है जानना इससे सिम्टम क्या हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आप समझे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो है 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट है हार्ट का रुकना किसी भी कारण से, हार्ट अटैक है हार्ट की आर्टरीज का चोक होना विच इज़ मतलब विच कैन थ्रेटन योर लाइफ। तो वो चीज़ है, तो इसको एड्रेस करना बहुत इसलिए जरूरी है कि अगर आप टाइमली अस्पताल में पहुंच गए, ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशन। यस, अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम ने आप टाइमली पकड़ लिए, अगर टाइमली एक सही जगह पहुंच गए, तो एक आपके बच्चे के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एक्चुअली ऐसा देखा गया है, वो मिरेकल होता है अगर पेशेंट टाइमली पहुंच गया हार्ट अटैक का मरीज। लेकिन यहाँ तो रेस अगेंस्ट टाइम हो जाता है, क्योंकि आप जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल कितना दूर है ये वेरी करता है। तो क्या इससे पहले क्या कुछ फर्स्ट एड हो सकती है? तो मेरे को लगता है ना कि इसके पहले आपको अवेयरनेस जरूरी है, पहले पता रहना चाहिए कि अचानक आपको हार्ट अटैक का से डर हो गया, लेकिन कोई भी सिम्टम आपको लगता है कहीं मेरा हार्ट अटैक तो नहीं है, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भाई हार्ट का पेन कैसा हो सकता है और क्या आप में वो चांस, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। रिस्क में आपको देखिए कि आप क्या हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की दिक्कत हुई है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, आपके साथ चलना फिरना नहीं होता है, आप ओबीज हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो आपको बहुत अहम होता है, आपका लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लाती हैं एक हाई रिस्क कैटेगरी में। इन हाई रिस्क कैटेगरी के साथ अगर आपको सजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं तो आपको जरूर किसी अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ टेस्ट कराने चाहिए, जिससे पता चले कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं कि नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने भी देखा है आसपास, रात को आराम से सोए और सुबह पता चला कि हार्ट अटैक था और नींद में ही दम तोड़ दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर खास करके। तो क्या ये आंकड़े आपके पास ज्यादा आते हैं या ऐसे कम होते हैं? ऐसा तो बहुत कम होता है। ऐसा खास करके बुजुर्गों में हो सकता है, या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, या पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मानते ही नहीं कि उनको हार्ट की बीमारी है, तो इग्नोर ही करते हैं, गैस करते बोलते तो कल वो उड़द का दाल खा लिया था उसकी वजह से मेरे को गैस हुआ, और वो आते नहीं है, तो उनको ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि अवेयरनेस, अगर आप में अवेयरनेस हो तो आप इसको पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब लेकिन बहुत ज़्यादा हृदय विदारक तस्वीरें सामने आती हैं, जब हमने अहमदाबाद में देखा, लखनऊ में देखा, 8 साल के बच्चे, और जब उनको कार्डियक अरेस्ट होता है तो फिर उसके लिए हम किस चीज़ को दोषी ठहराएं? अरे ऐसा है ना कि इसको ना, ये तो एक्चुअली हम लोग ना जो हार्ट एक सडन कार्डियक डेथ की बात कर रहे हैं, राइट, कि जो अचानक एक बच्चा हो, इरिस्पेक्टिव हो, बच्चा हो, 25 साल की लेडी हो, 35 साल का जेंट्स हो, या 70 साल का बुजुर्ग हो, इसकी बात करें जो सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो ना इसमें इंपॉर्टेंट है कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि आप ना किस एज कैटेगरी में है, मतलब ना अगर मान लीजिए कोई 30 साल से कम की लेडी है, या मान लीजिए जैसे आप कहा बच्चा है, आप बच्चा की मांगते हैं, हाँ, मतलब हाँ, तो उस तरह में ना 2 तरह से कार्डियक अरेस्ट होता है। एक तो हार्ट अटैक वाला हो गया जो हम बात कर रहे थे अभी, और दूसरा जिसकी बात ये जो दूसरी बात कर रहे हैं, ये कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू कार्डियक कॉजेज, मतलब सडन कार्डियक डेथ है, ये कार्डियक कॉजेज होता है। लेकिन आमतौर पर जिसकी जो बच्चों में अगर हो रहा है या यंग लेडीज़ में हो रहा है, तो आमतौर पर ये हार्ट अटैक वाला हार्ट अटैक नहीं है, ये मतलब हार्ट अटैक वाला कार्डियक अरेस्ट नहीं है। ये क्या है? ये है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। हो सकता है कि बच्चों को कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, या कुछ कार्डियोपैथीज होती है। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि आपने काफी स्टडी की, क्योंकि इस केस ने आपको भी झकझोर कर रख दिया। और फिर आप देखिए, अगर कोई 16 साल का बच्चा खेलते खेलते सडनली अगर डेथ हो गई उसकी, तो उसको कार्डियक अरेस्ट तो है, तो लेकिन उसको हार्ट अटैक नहीं है। वो कार्डियक अरेस्ट वो क्या है कि उसको ना बचपन से हार्ट की मांसपेशी की ऐसी बीमारी है जो कि इसको प्रोन करता है एबनॉर्मल रिदम्स और हार्ट, जो कि अगर उस बच्चे को शायद
अगर एक मशीन लगी होती जिसको कहते हैं इंट्रा कार्डियक डिफिब्रिलेटर, शायद मैं बोल रहा हूँ, अगर शायद वो मशीन लगी रहती तो उसको दिक्कत नहीं होती। तो इसके लिए भी फिर वही बात, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसमें एक खास, शायद बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, नहीं तो इसमें इसमें बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स का है कि अगर आपके फैमिली में किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, बच्चों को यंग एज में किसी को सडन अनएक्सप्लेन डेथ हुआ है, तो आपके अपने बच्चे को, चाहे जितने फर्स्ट डिग्री जितने रिलेटिव हैं, सबको एक बेसिक ईसीजी और बेसिक इको होता है अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, इको कार्डियोग्राम। क्योंकि आप मशीनों का जिक्र कर रहे हैं तो आपके आसपास भी मशीन है। ये मशीन है, ये देखिए, ये है इको कार्डियो मशीन, और वहाँ पे लटाकर हम ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी और इको, ये दो टेस्ट हैं जो मतलब अगर यंग बच्चे हैं उसको उसमें ज़रूर होने चाहिए। अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री है फैमिली में सडन डेथ की, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या उस बच्चे को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, उसके रिस्क पे है कि नहीं। उसमें ईसीजी और इको दो बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कॉन्जेनाइटल आंकड़े कितने होते हैं इस तरह के? ये जैसे हार्ट में होल की देखिए, बात हो अगर जाती है देखिए ऐसा है ना, जो सडन जो एक जनरल है कि अगर लेस देन 30 में कार्डियक अरेस्ट हुआ, मतलब कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू कार्डियक कॉजेज, तो उसमें आम तौर पर हार्ट की मांसपेशियों की बीमारी होती है या कुछ रिदम डिसऑर्डर होता है, जो कि बच्चे कभी भी बच्चे को ना, यंग एडल्ट को एक हाई रिस्क कैटेगरी में लाता है एरिथमियाज के, जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम के, जो यंग, जो 30 से कम वाले हैं उसमें, खास करके लेडीज़ में, यंग बच्चों में, और जो बियॉन्ड 30 है, जो हाइयर एज कैटेगरी में है, तो उसमें वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज कि आर्टरीज में प्लैक, मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन हुआ और उसमें सडनली ब्लॉकेज हुआ और हार्ट अटैक हुआ। तो है तो कार्डियक कॉज दोनों में, लेकिन दोनों का जो इटियोलॉजी है, मतलब जो कारण है ना, दोनों में अलग अलग है। यंग लोगों में क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जैसा कंजेनिटल हार्ट डिजीज या कार्डियक मसल डिसऑर्डर या रिदम डिसऑर्डर, और एल्डरलीज में है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं उसके आर्टरीज में। डॉक्टर, अब हम शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसे, जैसे कहा भी जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक आता है, यानी कि आपको सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है कि एहतियाती एक बार तो कम से कम 30 के पार के बाद आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है, और अगर है तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो बेसिक होते हैं हार्ट हेल्थ? देखिए, ऐसा है कि प्रेजेंट कंटेस्ट में तो ये है कि एक यूनिवर्सली हर एडल्ट को, कहीं कहीं किसी गाइडलाइन में बोलते हैं कि लेस देन 40, मतलब लेस देन 20 ईयर्स में भी बेसिक टेस्ट करना चाहिए। बेसिक टेस्ट क्या क्या है? कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, ये दो टेस्ट होने चाहिए। बाकी और भी टेस्ट है, लेकिन ये एक मास पॉपुलेशन के लिए तो कोलेस्ट्रॉल और शुगर का तो लेस देन 20 ईयर्स में टेस्ट हो जाना चाहिए। बाकी उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब अगर सडन डेथ की अगर फैमिली हिस्ट्री है, तब तो और यंगर एज में ईसीजी और इको भी हो जाना चाहिए। बीपी का भी असर होता है? बीपी तो रूटीन चेकअप में आप कभी भी जाएंगे तो ये तो बेसिक टेस्ट है, ये तो सब में होना बीपी का असर होता है हार्ट? हाँ, बीपी अगर आप हाई ब्लड प्रेशर पीड़ित हैं तो आपको जो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक है बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ये सब क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली एक कोलेस्ट्रॉल एक एविल बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें बहुत तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, और आपको पता है बिना कोलेस्ट्रॉल का बॉडी का कोई फंक्शन नहीं हो सकता। बॉडी के हर ऑर्गन के लिए कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, हार्मोन हो, हर जगह के लिए। तो उसमें देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल वैरायटी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, मतलब 200 से कम होना चाहिए हर आदमी का, HDL LDL के लिए, और उसके बाद HDL LDL दो अलग चीज़ें हैं। HDL हुआ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कि वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो LDL को खराब प्रोटीन, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो HDL का लेवल ज़्यादा हो तो अच्छा है, और LDL का लेवल कम हो तो अच्छा है। एक रेफरेंस भी बता दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए, लेडीज़ हैं तो उसमें 45 के आसपास होना चाहिए, 45 प्लस होना चाहिए HDL, और जेंट्स हैं तो 35-40 होना चाहिए। लेकिन इंडिया में, जैसा बोले कि इंडिया ना एक जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू हार्ट डिजीज़ है। पूरा इंडियन पॉपुलेशन एज सच, जो इंडियन पॉपुलेशन है वो उनको हार्ट डिजीज़ की संभावना ज़्यादा है, और देखा गया कि इंडिया में जो HDL लेवल है ना लोगों कम होता है, और LDL लेवल ज़्यादा होता है। तो आप रैंडम टेस्ट कराइएगा तो पता चल जाएगा, बस जो भी लोग कराते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि वजह क्या है डॉक्टर? इसे जेनेटिक ईयर्स ऑफ, ये तो जीन्स में है, कुछ तो हमारे जीन्स में है। खाने पीने के हमारे फूड हैबिट्स भी इसके लिए कल्पित हाँ, हैं? ये इसको बिल्कुल कंप्लीट है। हर चीज़ हमारे तेल में ही हमें बननी हमारा है, घी, तेल, एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो सिंस लास्ट 20-30 ईयर्स बहुत कुछ चेंज हुआ लाइफ स्टाइल। पहले आपको सब लोग स्कूल साइकिल पे चलते थे, स्कूल पैदल जाते थे, सब कुछ करते थे। आजकल लोगों का एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, बहुत कम। कुर्सी है तो कुर्सी पर ही बैठे रहना है, और थोड़ा भी दूर जाना है तो बाइक, अपने कार से जाना है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। लोग पहले फार्म में काम करते थे, सर्वेंट्स नहीं होते, घर में ही पोछा भी लगाते थे, सारा काम भी करते थे। वो सारा पैटर्न चेंज हो गया। हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है। प्लस खाने पीने का पैटर्न, पहले हम थोड़ा उतना रिच खाना नहीं होता था,
थोड़ी शायद प्रॉस्पेरिटी भी कम थी हमारे पास, हमारे मिडिल क्लास उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं था, तो हमारा खाना भी थोड़ा सा सधा हुआ होता था। और आजकल बच्चों का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, उसमें जाना डीप में जाना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, रीहीटिंग ऑयल्स और उसमें तो बहुत हम लोग ज़्यादा हर बच्चे को देखिए आजकल इर्रिस्पेक्टिव, हर बच्चा जो है ना उसको पैक्ड फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, वो पसंद भी करता है उसको, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके चलते हमारे यहाँ हार्ट की बीमारी बढ़ रही है। लेकिन बचाव कैसे हो, ये बहुत तो बड़ी सबसे बचाव के लिए तो ऐसा है कि आपको जब से बच्चा जन्म लिया है तब से आपको उसको ख्याल, मतलब तब से ही अलर्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा देखा गया है कि जो किसी को अगर मान लीजिए 35 साल या 40 साल या 50 साल में हार्ट अटैक हुआ, उसकी कहानी जो है ना फर्स्ट डिकेड में शुरू होती है उसकी, कि बच्चे जो इवन देखा गया कि जो 10 साल के बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, उसकी आर्टरीज में भी जो अर्ली स्टेजेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वो शुरू, फैटी स्ट्रिक्स बोलते हैं उसको, वो शुरू हो जाता है। मतलब कि 10 साल का बच्चा है, उसमें अभी तैयारी हो गई कि भाई उसको 50 साल में हार्ट अटैक होगा, यानी दिल की बीमारी पहले ही 10 साल। हाँ, दिल में शुरू आता है। मतलब जो फैटी स्ट्रिक्स, जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो एज अर्ली एज लेस देन 8 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स में बच्चों में शुरू होता है, और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, और एक दिन आके वो बॉम्ब बन जाता है और फट जाता है और हार्ट अटैक आता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। वो ऐसा नहीं कि आप 20 साल बाद आप इम्प्रूव करें, नहीं, आपका डाइट, आपके जो फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है वो आपको बचपन से ही इनकरेज करना चाहिए कि आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीढ़ी चले, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करे, खाना पीना में कंट्रोल रखे। ऐसा नहीं कि बच्चा अरे एज कम है इसको खूब घी दो, खूब पैक्ड फूड दो, ऐसा नहीं। बच्चे को मतलब एक सोशल अवेयरनेस ज़्यादा हेल्प करेगा पेरेंट्स के मन में भी, कि बच्चों को जो फूड हैबिट को बचपन से ही सही रखें, ये इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और आजकल तो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे मोबाइल से ही चिपक जाते हैं। और 8 घंटे की नींद डॉक्टर कितनी ज़रूरी है? देखिए, जब हम बात करते हैं फॉल्टी लाइफस्टाइल की, तो उसमें खाना भी इंक्लूडेड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इंक्लूडेड है, और लेट नाइट अवेकनिंग। आप इंडिया में रहते हैं, अमेरिकन टाइम से काम कर रहे हैं, दिन में आप सोते ही, मतलब रात में सोते ही नहीं है, दिन में आप सोते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो रात और दिन का स्लीप कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होता, कभी भी नहीं। मेडिकल साइंस, क्योंकि हमारे चैनल के कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेल करके कहा कि भाई ये सवाल जरूर पूछिएगा कि हमारी नाइट शिफ्ट होती है। हाँ। अब नाइट शिफ्ट का हमारे दिल के, सुनिए, ऐसा है ना कि अगर मैं कोट करूँ अपनी मेडिकल डेज की, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो स्टडी डेज में जो मैंने पढ़ा, उसमें एक बुक आती है, हैरिसन कहते हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। उसमें लिखा गया है कि नाइट जो स्लिप है, दैट उसको ना कभी डे टाइम स्लिप कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। इसीलिए आपको नाइट टाइम जो स्लीप को प्रमोट करने के लिए नाइट ड्यूटीज़ जो है मिनिमम होनी चाहिए। जितना नाइट ड्यूटी जितना कम से कम में काम चल जाए, उतनी कम नाइट ड्यूटी करनी चाहिए। इसीलिए देखिए, डॉक्टर हैं, हम तो इमरजेंसी प्रोफेशन में हैं, तो हमारे यहाँ भी ड्यूटी का शिफ्ट बनती है भाई, बाकी बारी सभी लोग नाइट करेंगे, ऐसा नहीं कि करेगा। और नाइट की ड्यूटी में आपका जो भी नाइट सोने के लिए, दिन जागने के लिए, और दिन का स्लीप से आपका कभी वो रिजुविनेशन नहीं होगा जो नाइट की स्लीप में होता है। तो नाइट स्लीप, लेट नाइट अवेकनिंग सब स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। देखिए, हार्ट अटैक क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो बेसिक पैथोलॉजी है हार्ट अटैक ना, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, मतलब बॉडी स्ट्रेस में है। आजकल बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ ठीक है, केवल CR भी बढ़ा हुआ है। तो एक सोचिए, बॉडी में आग लगा हुआ है, बॉडी पीसफुल नहीं है, बॉडी में आग लगा हुआ है, और वो आग लगा हुआ है, वही इन्फ्लेमेशन, एक युद्ध है अपने ही अंदर में। हाँ, बिल्कुल। और हार्ट के जो युद्ध चल रहा है ना, जो आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स है नर्व्स में, जो आपके आर्टरीज में डिपॉजिट्स हुए हैं ना, वो सडनली किसी दिन किसी स्ट्रेस की वजह से वो उसका फट जाएगा, और वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो हार्ट अटैक एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो आपका तो देखिए, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, जो रात में आप नहीं सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिन में सो रहे हैं, जो कभी मेकअप नहीं करता, आपका जो रात में कम सोते हैं, खाना पीना गड़बड़ है, तो सब बॉडी का स्ट्रेस बढ़ा रहा है, और आपका बॉडी को एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट में ला रहा है, जो कि आपको हार्ट डिजीज़ को प्रमोट कर रहा है। 2012 के बाद ना, पहले ना इतना सारा इन्फॉर्मेशन का वो नहीं था, इतना फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन नहीं था, अब हो गया है। प्लस एक कोविड आया, कोविड ने बहुत स्ट्रेस क्रिएट किया, कोविड ने बहुत लोगों को, कोविड की आप बात करेंगे तो मैं वैक्सीन की बात करनी पड़ेगी। जी, क्योंकि तो जो सडन डेथ्स हो रहे हैं, फिर एक बड़ा तबका ये भी मानने लगा है, फिर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वैक्सीन की वजह से आप इस तरीके से, देखिए ऐसा है ना कि कोई भी आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ जो है तुरंत वायरल हो जाती है जी। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन को ब्लेम करना ठीक नहीं है, रादर देन हम जो अपना लाइफस्टाइल हमारा खराब है उसको ब्लेम करो तो अच्छा है। ये बेसिकली ये है कि क्या वैक्सीन ने हमें रिस्क जोन में डाल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। इंडिया का जो वॉल्यूम देखिए, इतना बड़ा कंट्री, यहाँ पे मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हैं,
तो अब अगर मान लीजिए 1 लाख वैक्सीन जिन्होंने लिया उसमें से 2 को अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो वैक्सीन का कहना ब्लेम करना ठीक नहीं है। ये डॉक्टर साहब इसमें भी समस्या है, लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं। आप सिद्धार्थ शुक्ला जैसे केसेस जब सामने आते हैं, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होती है, इतनी एक्सरसाइज एक इंसान करता है, फिर भी हो गया और उसके बाद सडन इस तरह की डेथ, नहीं तो ओवरडू तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा है ना कि द ऑब्सेशन ठीक नहीं है। एक इमेज आजकल लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं ज़्यादा। आप पूछिए, आप रैंडम अब देखिए जिम में जो लोग जाते हैं तो आपको ना टीएमटी और 2 तरह से एक्सरसाइज होता है। एक तो कार्डियो हुआ, बाकी वेट हुआ, है ना, एक जनरल टर्म बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बॉडी के लिए जो हेल्पफुल है वो कार्डियो है। रिकमेंडेशन है कि जो भी आप टाइमिंग 70% आप कार्डियो कीजिए, 30% आप वेट ले सकते हैं। कार्डियो का एक्सरसाइज से हार्ट मजबूत होता है, बॉडी का जॉइंट पॉइंट सारा ठीक रहता है, और जो वेट का एक्सरसाइज बोन्स के लिए ठीक होती है, मसल्स के लिए ठीक होती है, ठीक है। तो आपका 2/3 होना चाहिए कार्डियो, 1/3 होना चाहिए वेट। होता क्या है, आप जिम में जाके देखिए, बच्चों को देखिए, ज़्यादातर यंग लोग होते हैं, वो लोग सब बॉडी बिल्डिंग में रहते हैं, स्कल्पटिंग में रहते हैं इन्वॉल्व। वो लोग सब प्रोटीन लेते हैं, बहुत लोग प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बहुत ही देखिए ऐसा है ना, जिम जाते हैं लोग ये सोच करके मेरे को हेल्दी हो रहा है। अब वहाँ जाते हैं तो फिर जो एक्चुअली जो ज़्यादा हेल्पफुल है कार्डियो, उसको नहीं करते, वो करते हैं वेट उठाना। बॉडी स्कल्पटिंग से बहुत हेल्प में फ़ायदा नहीं होता। और उसके सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे यंग लोगों को किडनी फेलियर हुआ है, लीवर के इश्यूज हुए हैं, हार्ट फेलियर भी हुआ है। मे बी आई डोंट ब्लेम द सप्लीमेंट, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन तो है, क्यों हो गया इस यंग बच्चे को, एक 30-25 साल के आदमी को क्यों हार्ट की दिक्कत सडनली बिना किसी कारण के किडनी फेलियर क्यों तो हो गया? अगर इस तरह के युवा आते हैं आपके पास तो आप उन्हें क्वेश्चन करते हैं? हाँ, मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई जिम में कभी भी प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट लीजिए, आप कार्डियो 70% टाइम कार्डियो कीजिए, वो हमेशा हेल्प करेगा आपको। और जो हम बात करें इंटेंसिटी की, ऑब्सेशन ठीक नहीं है। आपको ना 30-40 मिनट, ऐसा देखिए एक डाटा है जिसमें देखा गया है कि जो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है उनका भी जो लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है ना कम होता है। तो आपको ना मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। बता रहे थे ना कि यू वाला कर्व है, जो नहीं कर रहा है वो भी लायबल है, हाँ, और जो ज्यादा कर रहा है वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में है। तो आपको ना एक ऑब्सेशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी, खास करके बॉडी बिल्डिंग और बहुत कार्डियो भी करना। जैसे बहुत जो एक्सट्रीम मैराथन रनर होते हैं जो कि मतलब जो 40 मतलब रोज 40 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसको उनका भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है। तो आपको ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा एक ऑब्सेशन से एक रियलिटी, मतलब आपको आना क्यों ऐसा होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम हो जाती है? तो अगर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, तो आपको बॉडी का जितना सब चीज़ की एक लिमिट होती है, वो कहीं ना कहीं आपका बाकी सारी चीज़ों को अफेक्ट करना शुरू करता है। आपके बोन्स को, मान लीजिए बहुत फिजिकल एक्टिविटी करे तो आपके बोन्स को इफेक्ट करेगा। बहुत आप देखेंगे बहुत स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था रिसेंटली कि एक ऐसी लेडी थी कनाडा में जो कि उसको एडिक्शन था एक्सरसाइज से, और उसके लिए वो सी कुड रिकॉग्नाइज कि सी इज सफरिंग फ्रॉम एडिक्शन ऑफ एक्सरसाइज, मतलब दिन में 4 घंटा दौड़ना, फिर जिम करना और सारी चीज़ें करना, जबकि उसको मल्टीपल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी हो गए थे। उसके बाद लत लग गई थी। फिर अल्टीमेटली उसकी काउंसलिंग हुई, उसके डॉक्टर ने उसको रिस्ट्रेन किया, तब अल्टीमेटली जाकर सेटल की। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मतलब क्या आपको लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी लानी है, आपको पागल नहीं होना है आप बॉडी बिल्डिंग के पीछे। और हार्ट अटैक जो हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक 50% हार्ट अटैक मरीज हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाता। और हार्ट अटैक को किसी समय हो सकता है, रात में 2 बजे, सुबह 12 बजे, कभी भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक को अगर टाइमली इंटरवीन किया जाए तो एक मरता हुआ पेशेंट बच सकता है। आपको सिम्टम, सजेस्टिव सिम्टम आए, आपको छाती में दर्द हुआ, आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, आपको पसीना आया बिना कारण का, सांस फूल रहा है, आप हॉस्पिटल पर गए, डॉक्टर वहाँ पे इमरजेंसी में आपकी ईसीजी हुई, ईसीजी में हो सकता है आपको बोले कि आपको तो हार्ट अटैक हो रहा है। तो उस समय क्या होता है, उस समय आप इमीडिएटली आप उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। इको होता है तो हम लोग उस पर जब इस प्रोब से देख सकते हैं कि भाई जैसे कि इसमें लग रहा है कि यहाँ पे ये हिस्सा कम मूव कर रहा है, पेशेंट इमरजेंसी में आया है, ईसीजी में कुछ लीड मिला, इको किया गया, उसमें लगा कि हाँ पेशेंट का ये हिस्सा कम चल रहा है। इसी समझ में आता है कि कौन सी आर्टरीज की चोक्ड हुई होगी। फिर इमीडिएटली हम लोग पेशेंट को इमीडिएटली कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं। कैथ लैब है जहाँ पे ना हार्ट की आर्टरीज को चेक करने के लिए एक स्पेशल प्लेस होता है हॉस्पिटल में, किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होता है कैथ लैब। तो वहाँ पे पैर की आर्टरी से या फिर हाथ की आर्टरी से हम लोग एक्सेस करके हार्ट की आर्टरी में चले जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी आर्टरी चोक्ड हुई है, और उसको इमीडिएटली उस समय खोल देते हैं। तो पेशेंट, एक मरता हुआ पेशेंट बच सकता है उसमें। जैसे कोई पेशेंट आया है भाई, उसको लगता है कि भाई मेरे को कहीं हार्ट की दिक्कत है कि नहीं, तो वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर क्या करता है, पहला है कि उसका पहले एक बेसिक हिस्ट्री लेंगे उसका, फिर उसको बेसिक ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, इसमें शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये बेसिक टेस्ट है। उसके बाद एक ईसीजी होगा उसका, इस पर ईसीजी होता है। ईसीजी अगर नॉर्मल है और पेशेंट सिम्टम नहीं है कुछ उस समय, उसको तो एक टीएमटी टेस्ट है, ये टीएमटी मशीन है, इस पर टीएमटी करते हैं।
TMT मतलब ट्रेडमिल टेस्ट इसका पूरा नाम है। इसमें क्या है कि मशीन की स्पीड जो है ना ग्रेजुअली बढ़ते जाती है और देखते हैं कि पेशेंट का ECG, इस पर ECG का मॉनिटर है ये, इस पर ECG ट्रेसिंग आती रहती है। तो देखते हैं कि विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस और विथ पासिंग ऑफ टाइम उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं, आप पेशेंट को सिम्टम तो नहीं हो रहा है। तो इससे डॉक्टर साहब पता क्या चलता है, क्योंकि ECG के बारे में यही कहा जाता है कि पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है। हाँ, तो ECG TMT इज मोर रिलायबल। हाँ, तो एक्चुअली TMT एक मॉडिफाइड ECG है जिसमें क्या है कि पेशेंट को ना एक्टिव करके पेशेंट पे स्ट्रेस देते हैं, पेशेंट को चलाते हैं और स्पीड को रेगुलेट करके उसको उस पर हार्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं और देखते हैं कि इस पर आप भरोसा कर सकते हैं पूरा, या फिर आपको नहीं, उस तरफ चलना है? नहीं, इसमें 70% आप इस पर भरोसा कर सकते हैं जी। अगर ये ठीक ठाक है। अगर इस पे विथ जब स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो देखते हैं ECG में कोई चेंजेस आया कि नहीं, पेशेंट को सिम्टम हुए कि नहीं। अगर सिम्टम नहीं है, ECG में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कोई फ्रेश चेंजेस वाला ऐसा कुछ चेंज नहीं है, तो फिर मान सकते हैं कि हाँ उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पेशेंट को कितनी देर तक आप खड़ा करते हैं? इसमें डिपेंड करता है, अगर बहुत एक्टिव है तो 12 मिनट 3 मिनट का फर्स्ट पर स्टेज होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फिट बंदा है तो 12 मिनट दौड़ेगा, नहीं तो 3, 6, 9 इवन 6 भी काफ़ी होता है। 6 मिनट दौड़ना इस पे एट प्रीफिक्स स्पीड और उसमें देखना है कि क्या ECG में चेंजेस आ रहा है। ये तो है कि आपका बेसिक स्क्रीनिंग इससे हो गया। उसके बाद क्या है कि अब ECG हो गया, इको हो गया, मतलब सॉरी ECG और TMT हो गया। TMT आपका नॉर्मल आया। अब क्या है, ये है इको मशीन। ये भी बहुत एक्चुअली देखा जाए तो ये ECG और ये कम्प्लीमेंट करता है दोनों को। कि अगर किसी को पहले बहुत लोग होते हैं कि मेरे को कहीं पहले साइलेंट हार्ट अटैक हुआ कि नहीं, ये जानना है, तो ये बेस्ट टेस्ट है टू नो दैट। इसमें दिख जाता है कि हार्ट का फंक्शन कैसा है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, तो आप मेन मान लीजिए मेन हार्ट का चैम्बर है, अटैक इसी में होता है। तो इसमें देखते हैं कि कितना कंट्रैक्ट कर रहा है ये और कितनी इसकी इम्पटिंग हो रही है। इसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कितना % इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब कि कितना % ऑफ वॉल्यूम जो है पर बीट वो पुश कर रहा है। तो नॉर्मली 55-60 रहता है नॉर्मली। जब अटैक होता है तो इमीडिएटली 55-60 से घट के 25, 30, 35 डिपेंड करता है। अगर हिस्ट्री होगी तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? अगर पहले का हिस्ट्री, अगर मान लो पेशेंट को पहले भी अटैक हुआ है तो शुरू जो इनिशियल स्टेज में ही उसका हार्ट जो इजेक्शन फ्रैक्शन जो आता है ना, वो जो इम्पटिंग है, कार्डियक इम्पटिंग, वो कम दिखेगी। इसमें पता चला है कि पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 55 नहीं है, वो 35-40 है, क्योंकि पहले उसको अटैक हो चुका है। अब इसके बाद आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट का ये हो गया, अब बेसिक टेस्ट उसके हो गए। अगर हार्ट अटैक है, इमरजेंसी है कि भाई वी हैव नो टाइम, पेशेंट कभी मर सकता है, तो उसको इमीडिएटली हम लोग इको के बाद कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं। कैथ लैब हमारा पास में ही है। कैथ लैब हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब ये जो संजीवनी आपके पास है उसके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, ये है AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आप देखे होंगे, सिनेमा में देखे होंगे, सब लोगों को आइडिया होगा कि भाई अचानक हार्ट का एक शॉक दिया, जान बच गई। तो अक्सर जो कॉज ऑफ डेथ होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये हार्ट अटैक में ज़्यादातर होता है। तो उस केस में ये ऐसी मशीन है कि ना शॉक दे करके जो हार्ट का जो रिदम है, जो एबनॉर्मल है, बहुत हाई रेट पे बीट कर रहा होता है, बहुत फिब्रिलेट कर रहा होता है, उसको शॉक दे के वो करेक्ट कर देता है। और ना ये चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत यूजफुल मशीन है। कुछ नहीं, इसका मैनुअल में सारा आता है। इसमें 2 पैड होते हैं, उसको हाँ आप निकाल के मुझे दे दीजिए, दिखा दीजिए। जो ये 2 पैड होते हैं, ये निकाल करके आप उसके बाद चाहूंगी कि वॉलंटियर भी आ जाएं इसी वक्त। इसको चार्ज करना होता है, इसको ऑन करके चार्ज करके पेशेंट पे आप लेट सकते हैं क्या? हम इसे कोने में कर दें या ऐसे ही आप दिखा दें? नहीं, ऐसे ही है कि बेसिकली इसमें है कि ये 2 इसको ऑन करना होता है। इसमें जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज होती हैं, इलेक्ट्रिकल इश्यूज होती हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, वो अगर उससे क्या होता है कि वो ना अचानक बीपी पूरा फॉल कर जाता है, हार्ट का कंडक्शन कुछ बचता नहीं है। तो इसमें दे करके शॉक दे करके शॉक देते हैं, हाँ शॉक दे करके इमीडिएटली उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, रिवाइव करते हैं। और इसको कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। लेकिन भारत में क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? ये ना थोड़ा एक्चुअली 2 चीज़ें हैं, क्योंकि इस थोड़ा सा कॉस्ट भी है इसमें, और दूसरा कि इसको अभी हमारे यहाँ मेरे ख्याल से सोशल वो उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है जहाँ पे ना। आपको नहीं लगता है मॉल्स हो, एयरपोर्ट्स हो, जिम हो, वहाँ पर ये बहुत अनिवार्य होना चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए, और ये आने समय में लाना होगा आपको। जैसे ही जब दुनिया में हर जगह आ रहा है तो हमारे यहाँ भी इसको रखना पड़ेगा। हर डेवलप्ड कंट्री में होता है, हमारे भी इसके पूरा। आपको लगता है जिम में अगर ये मौजूद हो तो इससे कुछ हाँ नहीं, ये जिम में रहे तो हेल्प तो कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। इसका रोल ज़्यादा यंग लोगों में है, जो सडनली जो फुटबॉलर आप देखते हो कि 18 साल का फुटबॉलर खेलते खेलते उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। देखिए, CPR में एक कोई भी आम आदमी कर सकता है। इसमें बेसिक कुछ नहीं है, ये चेस्ट कंप्रेशन है। चेस्ट कंप्रेशन एक मिडिल ऑफ द चेस्ट में, स्टर्नम के पास। देखिए, अगर थोड़ा भी राइट लेफ्ट कुछ ज़्यादा होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो रिब फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। तो मिडिल ऑफ द चेस्ट में आपको बीच में 1.5 इंच के आसपास आपको दबाना है। बस एक जेंटल कंप्रेशन
1 to 1.5 इंचेस वो सफिशिएंट होगा फॉर ए लेमैन। मैं बता रहा हूँ जो कभी इसको मौका नहीं मिला, उसको कभी अचानक उसके सामने ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो उसको करना है, तो 1 to 1.5 इंचेस आपको जेंटल कंप्रेशन करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा इंथुजियास्टिक से ज़्यादा रिम ही तोड़ दे। डॉक्टर साहब इसीलिए तो स्कूल में ये जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए सोशल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इस तरह के ड्राइव चलाते हैं, लेकिन जब मामला हाथ से निकल जाए तो फिर ओटी की नौबत आ जाती है। ओटी से पहले क्या तैयारी होती है ये भी हम देखेंगे आगे। डॉक्टर पंकज का जितना आभार व्यक्त करें वो कम हो जाता है। देखिए हमारे लिए आपने वक्त भी निकाला और साथ ही डिटेल में पूरा प्रोसेस जो आज तक इतिहास में किसी ने भी इस तरीके से मीडिया में नहीं दिखाया है, उसके बावजूद आप देखिए, क्योंकि आप बता रहे थे कि दिल का दर्द अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बाद अब नौबत ओटी की आ गई है, तो हम यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि पेशेंट, जैसे हमने बात किया कि कोई पेशेंट आया, छाती में दर्द हुआ, इमरजेंसी में आया, उसका ईसीजी हुआ, इको हुआ, इको में लगा के सस्पिशन है हार्ट अटैक का, कि लगता है कोई आर्टरी उसकी बंद हुई है, उसको इमीडिएटली हम वेट भी नहीं करते रिपोर्ट का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, तो वी डोंट वेट फॉर इवन रिपोर्ट्स। पेशेंट को इमीडिएटली कैथ लैब में शिफ्ट किया। ये देखिए कैथ लैब है, और एक पेशेंट का देखिए यहाँ पे मैंने वो निकाला है, पिक्चर्स हैं ये देखिए। एक आर्टरी है, ये वन ऑफ द आर्टरीज, दिस इज राइट कॉर्नरी आर्टरी। वो पेशेंट का जब एंजियोग्राफी किया गया तो देखा गया राइट कॉर्नरी आर्टरी पूरा ऑक्लूडेड है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ के बाद ना पूरा कुछ फ्लो ही नहीं है, कोई ब्लड फ्लो नहीं है, पूरा ही बंद है यहाँ पे। तो फिर उस मरीज का हमने एंजियोप्लास्टी किया, वहाँ पे तो वायर डाल कर बलून करके उसको, यहाँ पे देखिए आप, वही उस सेम पर्सन का जो यहाँ पे एंजियोप्लास्टी हुई, देखिए यहाँ पे ये नस पूरी बंद थी और ये पूरी खुल गई। तो यही बंद नस उसकी जान ले सकती थी, और क्योंकि टाइमली खुल गया तो ये पेशेंट उसकी वजह से बच गया। ऑपरेशन कितने घंटे का होता है डॉक्टर? इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स होता है, क्योंकि कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये भी देखिए ऑपरेशन इसमें तो है कि पेशेंट इज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इमीडिएटली आपको अर्लीस्ट उसको जो आर्टरी बंद हुई उसको खोलना है, इंटरवीन करना है। तो इसमें जो एवरेज टाइम वेरी करता है, लेकिन एवरेज टाइम माना है तो 30 से 35 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। और इसका बजट क्या होता है? देखिए बजट अगर इंडिया में, तो अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो प्रोसीजर लेट से 20 साल पहले, जैसे मैंने अपने कैरियर स्टार्ट किया था 2005 में, 2005 में जो प्रोसीजर 2.5 लाख का होता था ना, आज वो प्रोसीजर 20 साल पहले जो 2.5 लाख का होता था, आज वो प्रोसीजर 1.5 लाख का हो रहा है। मतलब 20 साल बीत गए और प्रोसीजर का दाम 60% बहुत कम हो गया। यहाँ रिवर्स इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि ना गवर्नमेंट का भी बहुत रोल रहा। गवर्नमेंट ने कैपिंग किया और बहुत सारे ट्रेंड लोग आ गए सर्विस देने के लिए, तो अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो गई हर जगह। आजकल कैथ लैब तो हर छोटे छोटे कस्बे में मौजूद हो गया, तो उसकी वजह से है इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ी, कॉस्ट कम हुआ, तो बहुत वाइडली अवेलेबल है। अब आज की डेट में, जिसमें मैंने बोला कि 1.5 लाख में भी आराम से हो जाता है। एक अगर डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ स्टेंट है, लेकिन जो भी हो इट इज़ रिजनेबली चीप। आजकल आप तो लोग कार तो 20-20 लाख का खरीद लेते हैं, सबकी बाइक 1.5 लाख की 2 लाख की आती है। अगर कुछ लाइफ बचाने के लिए आपको इमरजेंसी कोई एक सिस्टम रन कर रहा है जहाँ पे रात में 2 बजे 24/7 वो आपको हेल्प, आपको सर्विस देने को तैयार है, तो कुछ तो कॉस्ट होगा वो, तो वो कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, 1.5-2 लाख। मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, क्योंकि हम सुनते हैं चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन देश हो, वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट के लिए आपको 6-6 महीने 1-1 साल का इंतजार करना पड़ता है, वो यहाँ आते हैं सर्जरी के लिए। हाँ, ऐसा है ना कि हमारा ना हम लोग ना अपने को बहुत खराब मानते हैं कि हम तो सब वर्स्ट हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, आप कभी विदेश में आप घूम के आएँ, आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, वहाँ से लौट के आएँ, तो आपको लगे कि आप ना एक ब्लेस्ड कंट्री में रह रहे हैं, आपको इतना सब कुछ अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। आप अमेरिका में किसी स्पेशलिस्ट को या सुपर स्पेशलिस्ट को दिखना हो, आपको कंसल्ट करना हो, तो फिर आपको महीनों टाइम लगता है। यहाँ पे हाँ कतार में है, और वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत साफ सुथरे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन आपका नंबर तो आए, अवेलेबल तो हो, तब तक जिए तो। लेकिन अपने कंट्री को बहुत कर्ज करें, लेकिन एक्चुअली वी आर लकी टू बी हियर कि आपको सारा मेडिकल फैसिलिटी, आप किसी से भी, आप रैंडम किसी भी बंदे से पूछ लीजिए कि यूएस में रहता है, आपको अक्सर कोई ना कोई मिल जाएगा रिलेटिव। जो रहता तो यूके में है, टेस्ट कराने इंडिया में आते हैं, मेरे भी रिलेटिव्स हैं जो रहते हैं यूएस में, यूके में है। डॉक्टर साहब, जब किसी सेलिब्रिटी को कैंसर होता है तो तुरंत फिर एक बहस का मुद्दा छिड़ जाता है कि देखो कैंसर हुआ ऋषि कपूर को, कैंसर हुआ सोनाली बेंद्रे को, तो तुरंत फॉरेन पहुंच गए इलाज कराने के लिए। क्या हमारा देश किसी से कम है? नहीं, लेकिन उसमें ना एक प्रिविलेज की बात होती है, क्योंकि तो वहाँ तो वीआईपी और प्रिविलेज वाली बात हो जाती है। वो उनको इतना पैसा को मैंने रखता नहीं है, और उनको चाहिए सब कुछ इन
5 स्टार विथ 5 स्टार लेकिन फैसिलिटीज। अभी आप ऑफ कैमरा इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कविता, मजे की बात ये है कि वहां पर भी एक इंडियन डॉक्टर ही उनकी सर्जरी करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर यहाँ से वहां जाते हैं और वहां पर भी इंडियन के हाथ में उनको तो सर्जरी मेरे को लगता है करानी इसमें कहीं ना कहीं मेंटेलिटी है कि भाई शायद वहाँ बेटर होगा, लेकिन फॉर ए कॉमन मैन इंडिया इज अ मच बेटर प्लेस, मच अफोर्डेबल हेल्थ केयर और बेटर मतलब अच्छा हेल्थ केयर इंडिया में है। बस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, अवेयरनेस की कमी है लोगों में। लोग टाइमली प्रोसीजर तो करवाएंगे लेकिन टाइमली नहीं करवाएंगे, वो करवाएंगे जब टाइम बीत चुका है तब। तो एक और मैं आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये स्टेज डालना चाहूँगा कि ना आप ना हमेशा बोलते हैं ना कि आप सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, सेकेंड ओपिनियन सही है, आप सेकेंड ओपिनियन का इंपॉर्टेंस है। मेडिकल साइंस में बहुत सारा अभी रिसेंट इवेंट्स ऐसा हुआ है कि लोगों का थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है, ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है, तो आप सेकेंड ओपिनियन की बात आती है, लेकिन हमेशा सेकेंड ओपिनियन आपके लिए कभी कभी डेंजरस हो सकता है। एग्जाम्पल केस आया आपके पास? एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। एक ना बंदा 30-35 इसी लैब की बात है, साल भर होंगे मेरे ख्याल से, सुबह 3-3:30 बजे की बात है, बंदे को चेस्ट पेन हुआ, वो मेरे पास आया यहाँ पे, हमारी टीम ने देखा, उसको इमीडिएटली बोला भाई आपको तो हार्ट अटैक हो रहा है और ना आपको तुरंत आपको एंजियोप्लास्टी करनी है, आपको तुरंत आपको एंजियोग्राफी करना होगा, फिर डिसाइड करेंगे। उसकी रात में से 3:30-4 बजे हमने एंजियोग्राफी कर दी। पेशेंट कॉन्शियस है, देखिए छाती में दर्द हो रहा है, पेशेंट मेरे को बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आप ना मेरे को कोई आप कर दीजिए, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, तुरंत कर दीजिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सीवियर चेस्ट पेन है, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस है, बीपी बॉर्डर लाइन है लेकिन कॉन्शियस है। अब उसका अटेंडेंट आया, अटेंडेंट एक कोई समझदार अटेंडेंट आ गया, वो बोला डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप, इनको अटैक आया है, इसे क्या बात कर रहे हैं, पेशेंट तो बिल्कुल कॉन्शियस है, आराम से लेटा हुआ है, आप जबरदस्ती आप लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आपसे बड़े डॉक्टर बन गए। हाँ वो पैसा आप तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप मेरे पेशेंट इमीडिएटली डिस्चार्ज कीजिए। मेरे को वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। मैं बोल रहा हूँ भाई पेशेंट टेबल पे है, उसका 2 मेजर आर्टरी बंद है, उसको तुरंत खोलना पड़ेगा, पेशेंट जान जा सकती है, लेकिन इतना रिजिड थे, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आसपास के लोग थे इतने रिजिड। आपने अपना फर्ज अदा किया, आपने पूरा बताया था कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, रिजिड आपने इतने बताया था कि जान भी जा सकती है। हाँ मैंने बोला उनको जान जा सकती है, आप बच्चा है, बताइए यंग लड़का है, बच जाएगा, आप करवा लीजिए। वो तो मानने को तैयार नहीं, बोला मैं तो सेकेंड ओपिनियन लूंगा। हमारे भाई आपके टाइम नहीं है, लेकिन पेशेंट को इमीडिएटली वो रास्ता में यहाँ से शिफ्ट करना, बोला मैं तो यहाँ ले जाऊँगा, यहाँ से ले गया और हमारे एम्बुलेंस में ले गया, लेकिन रास्ते में ही कुड नॉट मेक इट एंड दैट इज द वर्स्ट इवेंट आई कुड रिमेंबर जो हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड ओपिनियन। तो सेकेंड ओपिनियन ठीक है आपको लीजिए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर पर पूरा भरोसा मतलब खत्म हो चुका है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा समय होगा कि आपको समय डॉक्टर आपको इस बात का भी मलाल होगा कि पेशेंट खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ और रहा ये था, मैं आप जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अटेंडेंट ओवर। हाँ लेकिन एक कहावत है ना कि समझदार दुश्मन मूर्ख दोस्त से खराब होता है, वो बिल्कुल जस्टिफाई हुआ इसमें। और ना वो पेशेंट अल्टीमेटली ही डाइड, और मेरे को आज तक वो हॉन्ट करता है वो इंसिडेंस कि दैट पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एक अरे आपको समझना पड़ेगा कि कोई अस्पताल में इतना बड़ा अस्पताल है जो आपको सर्विस दे रहा है, रात में 3 बजे डॉक्टर आके तैयार कर रहे हैं, आपका पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत पीछे है। मेरा तो मेन एक सोशल सर्विस है, क्यों मैं जो बंदा डॉक्टर बनता है ये सोच के बनता है कि भाई मेरे को सर्विस देनी है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो बहुत तरीके से कमा सकता है, लेकिन डॉक्टर बनने के पीछे उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं आप लाइफ सेवर बनोगे, आप एक सर्विस दोगे। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। लग रहा है कि डॉक्टर्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यही वजह है कि लोग जल्दी भरोसा नहीं करते। हाँ लेकिन ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, डॉक्टर पे फेथ कम हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। और ये सब ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स को बाकायदा टारगेट्स मिलते हैं कि आपको इतने ऑपरेशंस करने, हम लोग इस तरह की भी मैं चाहूंगी कि ये जो अफवाह है नहीं ये तो ये इसमें देखिए इसमें ट्रुथ 1% होगा, अगर होगा तो 99% नहीं होता। आपका इतना लंबा करियर रहा है, 10,000 से ज्यादा आपने प्रोसीजर्स किए हैं, दिल्ली से लेकर नोएडा तक कितने अस्पतालों में आपने इतना ग्लोरीफाइड तो हाँ तो मैं यही बोलूंगा, आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरे को कोई प्रश्न लगा। देखिए आजकल के जमाने में ना सब कुछ ओपन है, इतना मीडिया है, सबके पास कैमरा है, मोबाइल आपके पास है, सबके पास कैमरा है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है। आज के जमाने में इन्फॉर्मेशन की स्कैसिटी नहीं है। अगर आपको मैं एक एनजीओ को वीडियो देता हूँ, आप इमीडिएटली विद इन एन आवर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भाई ये गलत हुआ कि सही हुआ। डॉक्टर क्या वजह है लोग इस तरह से भ्रम फैलाते हैं? तो मेरे को ये लग रहा है कि ज़्यादा फैला दिया गया, इतना नहीं है, 1% ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप अलर्ट है तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और आज ओपन वर्ल्ड है सारा कम्युनिकेशन। अगर डॉक्टर आपकी एंजियोग्राफी करता है तो आपको वीडियो देता है, और अगर आपको गलत वीडियो देगा ऐसा हो नहीं सकता, वो आपके वीडियो बना है, आप शेयर कर लीजिए किसी से भी। अभी आप इमीडिएटली आपके उस पेशेंट में क्या होना था, आपको भरोसा नहीं था, बोले डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप एंजियोप्लास्टी कर दीजिए। सेकेंड ओपिनियन के चक्कर में हार्ट अटैक का मरीज का जान ना लें,
सेकंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन अगर पेशेंट सोचिए इतना इमरजेंसी है कि पेशेंट के लिए क्या रिपोर्ट का भी नॉर्मल सुना होगा कि भाई सर्जरी के पहले ब्लड रिपोर्ट आए, सब टेस्ट हो तभी करते हैं, लेकिन आप इतना ही बड़ा इमरजेंसी है, वो सबसे बड़ी इमरजेंसी हार्ट मतलब मेडिकल इमरजेंसी है वो, हार्ट अटैक को सेव करना, उसमें आप ब्लड रिपोर्ट का वेट नहीं करते, इमीडिएटली करते हैं, तो उसमें भी आप अगर सेकेंडरी ओपिनियन लेंगे तो अल्टीमेटली आपके पेशेंट को हार्म होने वाला है और नुकसान होता है। ये तो रेस अगेंस्ट टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टाइमली, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बहुत, हाँ बहुत जरूरी है, बहुत। अगर 1 मिनट पहले कोई प्रोसीजर कर दिया गया और 1 मिनट बाद किया गया, ये डिफरेंस लाइफ और डेथ का भी हो सकता है। बाईपास उन केसेस में करना होता है, रेयरली इन इमरजेंसी, रेयरली। यूजुअली जब बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टेंट की जरूरत पड़ती है, या ऐसा है कि जहाँ पे स्टेंट एक्सेस नहीं कर सकते आप, वहाँ बाईपास की जरूरत पड़ती है। बचा पेसमेकर नॉर्मल पेसमेकर होता है जो कि हार्ट रेट किसी का कम है, हार्ट ब्लॉक हुआ, हार्ट का रेट कम हुआ तो उसमें लगता है, वो भी जान बचाता है। और एक स्पेशल हाई एंड पेसमेकर आता है, उसको कहते हैं CRT-D और AICD। ये तो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। हाँ, ये एक्सपर्टीज है। और ये बहुत सारे हार्ट के मरीज ऐसे होते हैं जिनका ना हार्ट कमज़ोर होता है और उसमें ना सडन डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड फिब्रिलेशन। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और हार्ट की ताकत बढ़ाने के लिए AICD का मशीन का प्रयोग होता है और CRT-D मशीन का प्रयोग होता है। तो वो थोड़ी महंगी डिवाइसेस है, लेकिन आज साइंस बहुत तरक्की कर गया। लेकिन अगर उसकी बात करें तो इंडिया में बहुत सस्ता है। मशीन का कॉस्ट है आपका अराउंड 8 लाख पड़ता है इंडिया में। अगर विदेश की बात करें तो आप तो सोच भी नहीं सकते इतना प्राइस है। आर्टरी स्ट्रोक होती है, फिर आपने बताया कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या ऐसा भी होता है कि हार्ट की जो मसल्स है वो कमजोर होती है, और अगर वो कमजोर हो तो फिर हम उससे कैसे निजात पाएं? देखिए, अगर हार्ट अटैक की वजह से कमजोर हुआ है तब तो दवाइयाँ चलती हैं, और अगर उसमें स्कैरिंग हो चुका है तब तो दवाई का ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। लेकिन अगर हार्ट इनहेरेंटली वीक है बिकॉज ऑफ मायोपैथी, उस केस में जो स्पेशल पेसमेकर्स हैं उसमें हेल्प करता है। इसमें 50 to 70% में कभी कभी हार्ट का फंक्शन इंप्रूव भी करता है, कभी कभी तो नॉर्मल भी आ सकता है। तो लेकिन वो पेशेंट एक सबसेट ऑफ पेशेंट होता है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट डिटेल्ड एवल्यूएशन के बाद ही हम डॉक्टर अक्सर लिवर के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चाहे जितना भी खराब हो चुका हो लिवर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो उस डैमेज को रिवर्स कर सकता है। क्या हार्ट के साथ भी ये होता है कि वो खुद को रिपेयर कर सकता है? नहीं, हार्ट में देखिए, अगर एक दो तरह से होता है। अगर हार्ट में एक परमानेंट डैमेज हुआ, भाई अटैक हुआ, हार्ट ब्लॉक हुआ, हार्ट की आर्टरी, लाइफस्टाइल से आप उस चीज को नहीं, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट चोक हुआ, उसके बाद वहाँ पे स्कैरिंग हो गई तो वो तो रिवर्स नहीं होता। लेकिन हाँ, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है लाइफस्टाइल इंप्रूव करके। और कभी कभी ना इन्फेक्शन की वजह से हार्ट कमजोर होता है, बहुत सारा रिवर्सिबल कॉजेज से हार्ट कमजोर होता है, उस केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट से हार्ट नॉर्मल हो सकता है। अब कोई पेशेंट आपके पास आया, उसने बताया कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, अब आपने सारे टेस्ट कर लिए, टेस्ट के बाद आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो डेंजर जोन में पेशेंट है, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, डिपेंडेंट लाइफस्टाइल को लेकर, खाने पीने को लेकर, एक्टिविटी को लेकर। देखिए, लाइफस्टाइल तो हमेशा है। आपको बीमारी हो, चाहे बीमारी हो तो बीमारी को स्टॉल करने के लिए, बीमारी को हॉल्ट करने के लिए आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करना जरूरी है। अगर बीमारी ना हो तो आपको बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल इंप्रूव करना जरूरी है, और दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक ठाक हो ना, तो 80% ऑफ जो पेशेंट्स हो ही ना, वो पेशेंट ही ना बने। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक हो, मतलब आपका डाइट ठीक हो, आपका सेट, आप एक्टिव हो, आप स्मोक ना करते हो, आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ हो। स्मोकिंग की बात की, लेकिन आप ये बताइए, अगर इतना पोल्यूशन भारत में है जिसको मेडिकल इमरजेंसी तक घोषित करने के बाद ब्रायन कह चुके हैं, इतने पोल्यूशन में जब ये कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली में देखिए, आप खुद ही हंस रहे हैं, दिल्ली देश का दिल है, हम दिल की चर्चा कर रहे हैं, और दिल्ली में ये हाल है कि अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो कम से कम एक दिन में 35 सिगरेट आप पी रहे हैं। ठीक है, अब आप बताइए हमारा दिल कहाँ जाए? नहीं, तो इसमें ऐसा है कि अब इसमें तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं कर सकते आप, बहुत बड़ा कुछ तो नहीं करते। इसमें तो एक गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी चेंजेस, एक सोशल अवेयरनेस, बहुत कुछ करना होगा, तभी हो सकता है। अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा पोल्यूशन अवॉइड कर सकते हैं। आप देखिए, कुछ चीज़ तो है कि आपको ये एयर प्यूरिफायर्स जो हम घर में रखते हैं उससे कुछ एयर, ऐसा स्टडीज में ऐसा देखा गया कि अगर आप वल्नरेबल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मतलब एल्डरली हैं, एज ज़्यादा है, ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, तो उसमें तो एयर प्यूरिफायर हेल्प करता है। लेकिन फॉर ए नॉर्मल पर्सन एयर प्यूरिफायर बहुत हेल्प नहीं करता है, क्योंकि 9 से पास करनी है, बाहर जाना ही है। प्लस एयर प्यूरिफायर की वजह से ना आपको बहुत सारा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, जो कि बहुत फिजिबल नहीं होता। यानी जो हमारे हाथ में वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अगर मोबाइल की बात करें तो हम स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कि हमें ज्यादा मोबाइल पर नहीं रहना है, बहुत ज्यादा हमें वॉचिंग नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम इतना सब कुछ कंट्रोल कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ ये जो फ्राइड फूड वगैरह, प्रोसेस फूड हो रहा है, ऑयल हो रहा है, आपको लगता है आजकल जो ये आउट डाइनिंग वगैरह का और कल्चर आ रहा है, ये बहुत खराब है। आपको ना जो बाहर का फूड मिनिमाइज करना चाहिए। आप कोशिश करें कि जो खाने का प्लेट में 50% पार्ट जो है ना, उसमें फाइबर हो। फाइबर मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, सलाद,
और 50% में आपका खाने का प्लेट में चावल दाल, जैसे समोसा जो खा रहे हैं आप, जो बार बार रिफाइंड ऑयल को मतलब बार बार तला जा रहा है, हाँ वो ट्रांस फैटी एसिड्स है, वो जहर है, उसको तो बिल्कुल डिस्कार्ड करना है। जहाँ तक घी की बात है, घी हैज़ बीन मेड विलन बाय वेस्ट जो भी है बाहर की कंट्रीज में, घी उतना बुरा नहीं है। लोग तो मिल्क को भी विलन बना रहे हैं। नहीं, मिल्क देखिए, मिल्क दूध को भी विलन बना दिया। नहीं, मिल्क चाहे आपका जो तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, घी आप यूज कर सकते हैं, लिमिटेड दूध पी सकते हैं मलाई हटा करके। और दूसरा कि ना जो सरसों का तेल है वो एक्चुअली सबसे कम खराब है। देखिए तेल सारे खराब बोल देता हूँ, लेकिन सरसों का तेल सबसे कम खराब है। जहर में से भी कुछ कम जहरीला है। हाँ, सरसों का तेल सबसे कम खराब है। जो अभी जो बहुत क्रेज है ऑलिव ऑयल का, ऐसा नहीं है, सरसों के तेल से बेटर नहीं है। और फिर हम डॉक्टर साहब भारतीय ठहरे, हम तो ऑलिव ऑयल भी लेंगे तो वो लोग तो सैलेड में ड्रेसिंग की तरह यूज करते हैं, और हम उसको इतना ज्यादा डीप फ्राई कर देते हैं कि उसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं, तो ये और बड़ा जहर बन जाता है। जी। तो मेरे ख्याल से जो सबसे मेन चीज को हटाना है वो है ट्रांस फैटी एसिड्स, मतलब जो बाहर का समोसा और जलेबी है ना, जिस वाला बन रहा है उसको हटाइए। बाकी घी तो आप हमारे कल्चर का पार्ट है, उतना बुरा नहीं है, मतलब उतना एक्सेस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक लिमिटेड अमाउंट में जरूर कंज्यूम कर सकते हैं घी को। जी, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने फिल्मों में भी देखा है किस तरीके से बहुत बड़ा घात लगता है तो दिल को पकड़ते हैं। और वहीं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में अचानक हुआ, किसी कोई स्ट्रेस, घर में कुछ इमरजेंसी आई, कुछ स्ट्रेस हुआ, कहा जाता है कि साइकोसोमैटिक होता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। ये ब्रोकन हार्ट तो स्ट्रेस रिलेटेड है, इसमें तो यहाँ तक कि तो डॉक्टर साहब नहीं, उसमें नहीं आते। अगर इसमें ब्रोकन हार्ट में अगर ये आती भी है तो ये नॉर्मल निकल जाता है, इसमें तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं है। हाँ, वो बच जाता है, उसको तो दिक्कत नहीं है। उस समय केयर की जरूरत है, बस ज्यादा जरूरत। उस समय किस तरह की काउंसलिंग थेरेपी बस, दैट्स। और जब तक कि फाइनल कंफर्म नहीं हो कि सब कुछ नॉर्मल है तब तो दवाई की सपोर्ट। सबसे बेसिक है कि आप अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस कम करें, टाइमली अपना नींद ठीक ठाक लें, खाना का पैटर्न ठीक ठाक रखें। हाँ, देखिए आपका योगा, मेडिटेशन, रनिंग मतलब फिजिकल एक्टिविटी, जिमिंग मतलब बॉडी बिल्डिंग, आप सब ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो आपको सब में मैं तो अपना खुद ही मानता हूँ कि सब में थोड़ा थोड़ा हाथ अपना, थोड़ा आपको वेट भी उठाना चाहिए, थोड़ा पॉसिबल तो जॉगिंग करना चाहिए, योगा ऐड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे एटलीस्ट मेंटल पीस तो होगा। तो सब कुछ करना चाहिए आपको, कभी वो कर लिए, कभी ये कर लिए, लेकिन हाँ ऑब्सेस नहीं होना है कि भाई एकदम मेरे को एकदम टैलेंट बनना है, वो नहीं करना। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा, अगर ऑब्सेशन हो गया यानी कुछ मेंटल ऑब्सेशन से आपको दूर रहना है, लेकिन हाँ अपने आप को एक्टिव रखिए, योगा यूज कीजिए। देखिए एक्चुअली योगा में प्रॉब्लम क्या है ना, योगा और इन सब रनिंग में कि बहुत नॉन फैंसी है, मतलब इसमें पैसा नहीं लगता आपको, लोग आराम से आप जिम में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप तो इस तरह से तो लेकिन ना मेरे को लगता है सबको जिम में भी वेट हेल्प करता है। 45 मिनट की वॉक काफी है डॉक्टर, अगर 25-30 मिनट वॉक की काफी, ब्रिस्क वॉकिंग, ऐसा वॉक होना चाहिए कि आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा हो, आपका हार्ट रेट यानी मैं फोन पे बात कर रही हूँ, चल रही हूँ, तो सामने वाले को जब तक हाफना सुनाई ना पड़े, हाँ तब तक ज्यादा फायदा नहीं होगा। कैजुअल वॉकिंग से आप रिलैक्स तो कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक बेनिफिट बहुत नहीं मिलेगा उससे, नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर कई बार हमने ये भी देखा है कि डीजे पे या गरबा में हमने देखा, गरबा के वक्त कई हार्ट अटैक्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट होते हैं, लोगों की जान जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर सडन एक्सर्शन होता है किसी को, अगर कोई आप ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए बहुत हैबिचुएटेड नहीं है, आप सडनली आप गए जोश में, बहुत थोड़ा सा हो सकता है अल्कोहल भी ले लिया आपने और खूब आप जम कर नाचना शुरू किए, हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आपके अंदर के आर्टरीज में कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, वो सडनली रप्चर कर गया और वो आपको हार्ट अटैक हो गया, ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर यंगर एज ग्रुप में है तो भाई हो सकता है कि कुछ कार्डियो जरूरी हो जाता है ना, अगर आपको पता है कि आज आपको डांस करना और साल भर आप आराम से लेटे हैं, सेडेंटरी हैं, तो थोड़ा वार्म अप करके आप जाएं। हाँ, वार्म अप करके जाएं और अपने आप को पहला कि आपको उस कैटेगरी से बाहर कर ले आप। और कोई किट भी है क्या संजीवनी, जिसमें डॉक्टर साहब कहा जाता है कि अगर आप रिस्क जोन में हैं तो वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए? हाँ, ऐसा है कि उसमें कुछ टैबलेट्स होते हैं, उसमें एटोरवास्टैटिन होता है, क्लोपिडोग्रेल होता है, एस्पिरिन होता है। अभी रिसेंटली कानपुर से भी लॉन्च हुआ था, राम किट कहा था उन्होंने, राम किट कहा था। बहुत नहीं, ये तो हमारे हर अस्पताल मिल जाता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसमें 300 मिलीग्राम एस्पिरिन, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल और 40 या 80 मिलीग्राम एटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन ये रहता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है, इमीडिएटली खिलाते हैं। तो ये क्या होता है कि इमीडिएटली जैसे ही मान लीजिए अगर जो मान के चले कि हार्ट अटैक हुआ है, जो आर्टरी चोक हुई है, तो एक ब्लड थिनर टैबलेट जो दे सकते हैं उस समय दे दिया गया है, वो अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये रामबाण हो सकता है, एक्चुअली तो है, ये रूटीनली प्रैक्टिस होता है, हर हार्ट अटैक का मरीज या हर सस्पेक्टेड हार्ट अटैक का मरीज को वो दिया जाता है। आपके दिल की बात कर लेते हैं, वो शेर है ना, हम सबका ख्याल रखते हैं, हम सबका दिल रखते हैं, लेकिन हम भी दिल रखते हैं। डॉक्टर साहब आप अपने दिल का कैसे ख्याल रखते हैं? देखिए जैसे मैं ना
ऑब्सेस्ड नहीं हूँ जी मैं जब मौका मिलता है ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ जी मैं मैराथन में हाफ मैराथन भी दौड़ चुका हूँ दौड़ता क्या हूँ बात है। मैं साल में 1 या 2 मैराथन दौड़ता ही हूँ हाफ मैराथन की बात कर रहा हूँ यानी लेकिन आप मैं गोल्ड मॉडल भी हैं। मतलब रोल मैं आई इम्बाइब फ्रॉम माई स्टडीज माई एक्सपीरियंस तो मैंने देखा कि भाई ये एक्चुअली हेल्प कर देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं नेचुरली जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं Preach भी हाँ, करते हैं, you मैं practice मैं it. मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई रनिंग से एक्टिव रहने से बहुत फायदा है तो मैं योगा भी करता हूँ जब मौका मिले मैं रनिंग भी करता हूँ जब मौका मिले मैं हाफ मैराथन में भागता हूँ और थोड़ा माइल वेट तो करेगा मतलब कि जैसे मैंने बोला कि वेट भी हेल्प करता है तो मेरा कुछ परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी तो वेट लिफ्टिंग में भी होता है बहुत लाइट वेट उठाता हूँ मैं तो मैं सब कुछ करता हूँ इवन मेडिटेशन भी करता हूँ जब भी जो जैसा मौका मिले अगर बहुत बारिश हो रही है तो घर में योगा कर लिया थोड़ा अगर अच्छा मौका है संडे का दिन है तो मैं जाके बाहर रनिंग करके आ गया और खाने पीने में क्या है? खाने पीने में फ्राइड फूड अवॉइड करता हूँ सॉल्ट अवॉइड करता हूँ बाकी आई एम लिबरल ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ खाता हूँ नॉनवेज भी खाता हूँ लेकिन आई ट्राई टू बी एज रेशनल एज पॉसिबल नॉनवेज खा सकते हैं नॉनवेज का आप फिश देखिए कोई भी ऐसे भी हार्ट हेल्दी अगर एक अंडा में ना बहुत लोगों का कंसेप्शन होता है कि अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए कौन सा पार्ट खाना हाँ चाहिए? तो अंडे का अगर आप बेस्ट फॉर्म है अंडे खाने का क्या है बेस्ट एक्चुअली ना अंडा ना बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल उसका जो वैल्यू है ना 100 है बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है आप बॉइल्ड एग पूरा खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है ना तो पूरा बॉइल्ड एग खाइए उसका जो येलो पार्ट है उस पर जो कोलेस्ट्रॉल है ना अगर आप हेल्दी हैं तो आपका लीवर टेक केयर कर लेगा लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं आप सीएडी सफ़र कर रहे हैं डिजीज से तो उसका येलो पार्ट हटा दीजिए केवल वाइट खाइए लेकिन हाँ अंडा को ऑमलेट मत खाइए बॉइल्ड एग खाइए फिश आप खा सकते हैं कम तेल बना हुआ फिश भी बहुत अच्छी डाइट है अच्छा चीज़ है चिकन आप ओकेजनली खा सकते हैं रेड मीट शुड बी अवॉइडेड और ड्रिंक ड्रिंक देखिए क्योंकि एक मिथ है ना जो वेस्ट से चला देखिए अगर आप रेड वाइन इज वेरी गुड नहीं अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो पीजिए मत उसको लेकिन अगर आप ड्रिंक पीते हैं अगर आप ड्रिंक करते हैं तो इसको लिमिट कीजिए अप टू 2 पैक्स बस ऐसे इसको ऐसा नहीं है कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट आप पीते भी नहीं और पीना शुरू कर दीजिए नहीं अगर आप पीते हैं अगर हाँ और कहीं पीते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चर्चा चर्चा है जी तो आपको ड्रिंकिंग में यही है कि अगर पीते नहीं तो मत पीजिए कैफीन देखिए जो मान लीजिए आप 2-3 कप्स इन डे लेते हैं फिर वो तो ठीक है अगर आप एंजाइटी से सफर नहीं कर रहे हैं तो कैफीन ले सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब कुछ सवाल भी हैं और ये रैपिड फायर सवाल है येस और नो में आपको जवाब देना है तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स में 8 घंटे की नींद ना होना भी है? बिल्कुल और ओरल हाइजीन का हार्ट से सीधा कनेक्शन है? यस बिल्कुल है? हाँ अगर जिनका ओरल हाइजीन पुअर होता है उसको हार्ट अटैक के समान हार्ट की बीमारी बेसिकली वही इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। साइलेंट हार्ट अटैक एक सत्य है? सत्य है बिल्कुल सत्य है खास करके तब अगर आपको डायबिटीज़ है या बहुत आप डिनायल मोड में रहते हैं अगर तब। रात में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आते हैं? विंटर्स में आते हैं रात में आते हैं बिल्कुल आते हैं विंटर्स में बहुत आते हैं। थर्ड अटैक फेटल साबित हो सकता है? नहीं इवन फर्स्ट अटैक कैन बी फेटल ये बहुत बड़ा मिथ है ना अच्छा। बहुत बड़ा मिथ है ये फर्स्ट अटैक विस्तार से बता दीजिए दर्शकों को। देखिए एक ना हम बचपन में हम भी जब डॉक्टर नहीं बने थे तो सुनते थे भाई आदमी का पहला अटैक था बच गया दूसरा में शायद बच जाएगा तीसरा तो बिल्कुल नहीं बचेगा ऐसा नहीं होता। आदमी कोई भी बंदा फर्स्ट अटैक में ही मर सकता है पहली बात और कोई बंदा ऐसा भी होता है कि इसको मल्टीपल अटैक्स हो जा रहे हैं वो टॉलरेट कर लेता है। तो एक थर्ड अटैक का वेट ना करें अच्छा है फर्स्ट अटैक का ही वेट ना करें फर्स्ट अटैक भी इट कुड बी लीथल। ज़्यादा दौड़ने से हार्ट रेट बढ़ जाता है? देखिए जैसे बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ने से डेफिनेटली सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा लेकिन हाँ आपको रेगुलर रनिंग से फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा दौड़ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो खराब नुकसान करेगा लेकिन आपको एक लिमिटेड अमाउंट में हमेशा हेल्प करेगा। हालांकि इस पर चर्चा हो चुकी है डॉक्टर्स टारगेट मीट करने के लिए बेजरूरत सर्जरीज नहीं 99% रॉन्ग है ये बिल्कुल रॉन्ग। मैं पिछले 17 साल से मैं नोएडा में हूँ दिल्ली नोएडा में गुड़गांव नोएडा दिल्ली मेरे पे आज तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया है और मे बी आई एम लकी लेकिन ऐसा मेरे को नहीं लगता कि टारगेट वाला। हमारी टीम में सताक्षी ने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिख कर भेजे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के भी। नॉन इन्वेसिव सर्जरी में रिस्क काफ़ी कम होता है? नॉन इन्वेसिव हाँ एक मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना एक आजकल एक चला है एक हमारे 2 सीनियर कलीग्स भी हैं इसी प्रोफेशन के जो बोलते हैं कि ना डॉक्टर के पास एंजियोग्राफी मत कराओ आप सीटी एंजियोग्राफी करा लो। सीटी एंजियोग्राफी बात कर रहे हैं उससे क्लियरली वायरल डॉक्टर है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन वो तो सीटी एंजियोग्राफी कराइए इससे उसमें आपको डॉक्टर जबरदस्ती स्टेंट नहीं डालेगा ऐसा कहते हैं वो लेकिन मैं बता दूं जो सीटी एंजियोग्राफी जितना बिनाइन दिखता है उतना है नहीं।
जो नॉर्मल एंजियोग्राफी में जो दवाई की मात्रा यूज जो हम करते हैं, जो डाई जो कि पोटेंशियली डेंजरस है, जो कह रहे थे किडनी के जरिए चली जाती है, पहले किडनी का टेस्ट करते हैं। हाँ, तो 15 ml में हो जाता है, 15-20 ml में एक डिसेंट एंजियोग्राम होता है, और उस टेस्ट जो हम सिटी एंजियो की बात कर रहे हैं उसकी मात्रा ना 150 ml के आसपास होती है। तो एक्चुअल हाँ, तो जो डाई का मात्रा बहुत ज़्यादा उसमें है, तो एक बहुत बड़ा मिथ है ये। तो सिटी एंजियोग्राफी, और एक और प्रॉब्लम है, सिटी एंजियोग्राफी अगर एल्डरलीज में करते हैं, मान लीजिए 60+ में जिसकी जरूरत है, सिटी एंजियोग्राफी बहुत अक्सर उसका रिपोर्ट गलत आता है, उस पकड़ नहीं पाता, उसमें इतना कैल्शियम होता है दिखता नहीं है। दूसरा कि सिटी एंजियोग्राफी करना ना, सिटी एंजियोग्राफी को प्लान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना पेशेंट का हार्ट रेट पार्टिकुलर रेंज में होना चाहिए तभी हो पाएगा। अगर उस रेंज में नहीं है तो डाई भी वेस्ट होगा, दिक्कत भी बढ़ जाएगी, फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो सिटी एंजियोग्राफी ओवर हाइप्ड है। अगर आप सही जगह पे नॉर्मल एंजियोग्राफी करा रहे हैं ना, तो वो बहुत फार अहेड है। कुछ डॉक्टर्स अपनी दुकान चलाने के लिए हाँ बिल्कुल, गोल्ड स्टैंडर्ड इज स्टिल नॉर्मल एंजियोग्राफी। गोल्ड स्टैंडर्ड और सेफ, रीजनेबली सेफ नॉर्मल एंजियोग्राफी है। सिटी कॉर्नरी जो है बहुत ओवर हाइप्ड है, इट कुड बी डेंजरस, और जहाँ पे जरूरत है ना वहाँ पे यूजलेस है वो। जहाँ पे मान लीजिए हार्ट अटैक का मरीज हो रहा है, उसका सिटी एंजियोग्राफी करेंगे नहीं। हालांकि वो डॉक्टर तो रेकमेंड कर रहे थे कि कोई भी जाके आराम से करवा लीजिए, कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। इसमें एक और है कि अगर किसी, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, जो सबको मेरे ख्याल से आपके लिए भी थोड़ा सा इनलाइटनिंग होगा, कि एक नॉर्मल एंजियोग्राफी, अगर आपको, आपने अभी एंजियोग्राफी कराई, आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका एंजियोग्राफी नॉर्मल है या फिर 10-20% ब्लॉकेज है, ऐसे बोल दिया, आप रिलैक्स हो गए, भाई मेरा तो एंजियोग्राफी नॉर्मल है, आपने सारा धंधा सब शुरू कर दिया, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, फास्ट वीडियो खा रहे हैं, लाइफस्टाइल खत्म कर दिया, तो ना आपको स्टिल यू कैन हैव हार्ट अटैक इवन डिस्पाइट हैविंग नॉर्मल एंजियोग्राफी। एक नॉर्मल, एवरी डे इज अ न्यू डे। यस, हर दिन तो एक नॉर्मल एंजियोग्राफी डज नॉट गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम फ्यूचर कार्डियक इवेंट, तो इसीलिए रूटीन एंजियोग्राफी तो नहीं करना चाहिए, है ना। कोई नहीं, अगर आपको इंडिकेटेड है तो नॉर्मल एंजियोग्राफी कराइए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉर्मल एंजियोग्राफी के बाद भी हार्ट की दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं, उसका रेट भी बहुत ज्यादा है। सिटी एंजियोग्राफी देखिए दोनों का रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, 15,000 के आसपास हो लगता है, नॉर्मल एंजियोग्राफी इसी के आसपास लगता है, लेकिन जब जरूरत हो तो नॉर्मल एंजियोग्राफी कराइए। एक नॉर्मल एंजियोग्राफी फ्रॉम ए गुड हैंड इज एनी डे बेटर फ्रॉम सिटी एंजियोग्राफी, सिटी कॉर्नर एंजियोग्राफी। बिल्कुल। वेस्टलाइन का बढ़ना कमजोर दिल की दस्तक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दस्तक है, वेस्टलाइन कम रखिए। दूध पीने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? नहीं, दूध ऐसा गलत है। आप दूध में आप उसका आप टोन मिल्क लीजिए, उसकी मलाई का हटा दीजिए, दूध पीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो तो इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सप्लीमेंट देगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। बिल्कुल। हार्ट अटैक के फौरन बाद सर्जरी नहीं करवानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक भी हुआ है तो उसको 3rd डे भी ऑपरेट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कौन सी जरूरत, कितनी जरूरत है इमरजेंसी की। हाँ, रूटीन इलेक्टिव सर्जरी शुड बी अवॉइडेड। ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई मतलब ऑल इज वेल? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ईसीजी माइट नॉट पिक योर हार्ट अटैक, और मे बी फर्स्ट ईसीजी इज नॉर्मल, सेकंड ईसीजी व्हिच यू शुड हैव डन यू डिडंट डू, वो गड़बड़ था, ये हो सकता है। स्मोकिंग से ज्यादा पोल्यूशन से दिल को खतरा है? स्मोकिंग पोल्यूशन दोनों को आप खराब मानिए, दोनों ही इक्वली बैड है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा बड़ा खतरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्मोकिंग आप आराम से कर नहीं, पोल्यूशन में तो आप चलो भाई, इसमें हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन स्मोकिंग तो आपका 100% आपके हाथ में है, तो स्मोकिंग बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि निकोटिन टार होता है, आपको लगता है वो दिल को ज्यादा कमजोर कर सकता है? देखिए, ऐसे स्मोकिंग को तो अवॉइड ही करना चाहिए एनी डे, खत्म करना। हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारत और में एक और चीज, स्मोकिंग कम नहीं होता है, स्मोकिंग बंद होता है। स्मोकिंग कम कर ही नहीं सकते आप, इवन 2 cigarettes a day वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है ना, क्योंकि इसमें निकोटिन होता है। नहीं, इवन 2 cigarettes can cause enough damage, तो स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड। अच्छा, ये आपने अहम बात कह दी कि 2 सिगरेट, अगर जीवन में आप पहली सिगरेट भी पी रहे हो तो दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई बंदा 2 सिगरेट पी रहा है, दिल हर चीज का, अगर कोई बंदा 2 सिगरेट पी रहा है और एक बंदा 12 सिगरेट पी रहा है, तो जो 12 सिगरेट पीने वाले का ना जो रिस्क है ना, थोड़ा या ज्यादा है 2 सिगरेट पीने वाले से, सोच लीजिए। तो 2 और 12 के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो आप 2 भी क्यों कर रहे हैं? 2 ना करें, 0 कर दें। बिल्कुल, क्योंकि लोग कहते हैं ना, हमें बहुत स्ट्रेस था, हमने एक सिगरेट पी ली, मैं तो गाड़ी में रखा रहता हूँ कभी कभार। नहीं, तो स्मोकिंग तो बिल्कुल नो। और वो जो जेंजी है जिनको लगता है कि फ्लॉन्ट करने से, नहीं, तो देखिए वो तो मेरे ख्याल से वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा इमेच्योरिटी है विद अगर वो भी जेंजी भी अगर वो चारों तरफ अगर देखे ना, अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करें, चारों तरफ देखें, थोड़ा सा खुद बैठ के दिमाग लगे सोचे। कौन सा आपको समाज से वैलिडेशन मिल जाता है अगर आप खुलकर ऐसे? ये देखिए, ये दिखावे का जमाना है, इसलिए सारे ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई भी बंदा अगर बैठ के थोड़ा डीपली थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। शरीर का नाश करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? बिल्कुल। जेनेटिक लीवर इशू है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो हार्ट रिस्क बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। आपको ज्यादा क्या जरूरत है? ये तो आप बता चुके हैं, घी दिल के लिए सेफ है। डायबिटीज और बीपी साइलेंट किलर है दिल के मामले में? बिल्कुल। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम मिथक है या यथार्थ? नहीं, यथार्थ है, और इसमें आपको प्रॉपर केस ठीक होता है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसको
प्रॉपर केयर लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, लाइटली लोग बोलते हैं ना कि नहीं अरे आज कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं, तो इसमें ऐसा है कि उसको टाइम, उसको सोशल सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें। हार्ट डिजीजेस आर रिवर्सिबल, यू सेड नो। नहीं, हार्ट इज रिवर्सिबल, एटलीस्ट इट कैन बी स्टॉल्ड, मतलब रोक हॉल्टेड। हार्ट पेशेंट को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट पेशेंट, कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। वैक्सीन का सडन कार्डियक डेथ से कोई कनेक्शन है? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे को ज़्यादा ये ज़्यादा मिथ है ये। डॉक्टर साहब, ये सवाल तो 4-5 लोगों ने पूछा था, सताक्षी बता रही थी, मोबाइल से निकलती रेडियो एक्टिव वेव्स भी दिल पर गंभीर असर डालती हैं? देखिए, बहुत ये हाइपोथेटिकल, ऐसे कुछ नहीं कर सकते इसमें। नहीं, अभी हमारे पास इतना डाटा मौजूद नहीं कि कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मोबाइल की वजह से ये जरूर होता है, बहुत लोगों ने मोबाइल से ना एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी आती है। अगर बहुत मोबाइल आप देखते हैं, बैठे बैठे मोबाइल देखते हैं आप, तो आपके आँख पे स्ट्रेन पड़ता है, आपका पोस्चर बड़ा नॉन नेचुरल हो जाता है। तो उससे आपका सिम्टम्स, कार्डिक सिम्टम आ सकते हैं उससे। आपके सिम्टम्स मिमिकिंग कार्डिक सिम्टम, मतलब आपको लग रहा है कि मोबाइल के बगल में रख के लोग सोते हैं। नहीं, तो मोबाइल आप बहुत देखते हैं तो आप नेक बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो नर्व्स निकल रही हैं आर्म्स की, वो इरिटेट होती हैं, तो आपको आर्म पेन हो सकता है, जो कि आपको एंग्जाइटी कर सकता है कि भाई मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेन हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीन टाइम क्योंकि बढ़ता है, तो फिर आपका जो 8 घंटे सोने वाली बात, वो भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल। नाइट शिफ्ट करने वाला आपने पहले बता दिया, डेंजर जोन में हाँ, बिल्कुल, नाइट शिफ्ट मिनिमम। हार्ट केसेस अक्सर जेनेटिक्स से ज्यादा लाइफस्टाइल रिलेटेड आते हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल। आज की डेट में भी है कि 80% डिजीजेस कंट्रोल हो जाएंगी, हार्ट डिजीज कम हो जाएंगी अगर लाइफस्टाइल प्रॉपर हो तो। यानी जेनेटिक्स से ज्यादा केसेस आपके पास? हाँ, बिल्कुल। जेनेटिक्स का अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन ना आपके वो तो आपके हाथ में नहीं है, तो नॉन मॉडिफाइबल है। लेकिन जो मॉडिफाइबल है उसको तो आप मॉडिफाई करें, जो रिस्क फैक्टर तो कंट्रोल करें। ठंडी जगहों पर दिल के दौरे का खतरा ज्यादा बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। मंडे, विंटर्स, मॉर्निंग, ये तीन है कि तीनों में ज्यादा। विंटर मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में, विंटर मंडे मॉर्निंग में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। पूरी मंडे। हाँ। ठीक है। हार्ट पेशेंट को सर्जरी के बाद फ्लाइट ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, आप अपने पर्सनल जो भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि लोग डरते हैं स्टेंट है। नहीं, कुछ नहीं होता, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को फ्लाइट ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वही है कि प्रोलॉन्ग फ्लाइट में नाइट अवेकनिंग, स्ट्रेस है, वो सब तो अलग बात हो गई, लेकिन एज सच फ्लाइट से कोई दिक्कत नहीं है। पेसमेकर या स्टेंट से एक वर्टिकल क्वेश्चन याद आया है, पेसमेकर या स्टेंट से कोई दिक्कत तो नहीं होती है मरीज को? देखिए, पेसमेकर अगर किसी को लगा है तो उसको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है। पेसमेकर एक्चुअली एक पल्स जनरेटर होता है, एक जनरेटर, पल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर टाइप का होता है, उसका एक वायर होता है, तो ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। तो ना आप अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो मोबाइल को हम बोलते हैं कि राइट साइड से ही, मतलब अगर लेफ्ट साइड पेसमेकर लगा है तो मोबाइल राइट साइड में यूज करना, हाँ, वो जरूरी है। और कभी भी एयरपोर्ट में आप चेक होता है तो आप हमेशा ना मेटल डिटेक्टर को उनको बोलेंगे भाई मेरे को पेसमेकर लगा है, तो डर जाते हैं कि अचानक फट ना जाए। नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। डायबिटीज के मरीज को हार्ट अटैक के वक्त दर्द नहीं होता है? सबको नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं होता है। उसको और सिम्टम होता है, स्वेटिंग हो रही है उसको, या सांस फूल रहा हो उसको जस्ट वार्निंग, सटल वार्निंग साइंस होता मिल रहे हैं उसको, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। जिम डेथ्स आर प्रिवेंटेबल? यस, जिम डेथ्स कैन बी, अगर आप विथ रीजनेबल अप्रोच, ये प्रिवेंटेबल है। और स्कूल में सीपीआर मैंडेटरी होना चाहिए? यस, हमारा सिस्टम लाना चाहिए, बच्चों को सीपीआर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि इससे बहुत फायदा होगा, सोशल बेनिफिट बहुत होगा इससे। टेस्ट का स्कैम एग्जिस्ट करता है? हाँ? टेस्ट का जो स्कैम होता है, देखिए हर आजकल देख रहे हैं पैथ लैब्स है, 89 टेस्ट। आप ना, अगर आप समझदार हैं तो आप इस सब काम में नहीं फंसेंगे। आप अगर आप साल भर पहले टेस्ट कराए हैं, सब आपका नॉर्मल है, तो कोई जरूरत नहीं कि आपको सस्ते कोई टेस्ट कराना, क्यों कराएंगे, नहीं कराइए आप, जरूरत ही नहीं आपको। टेस्ट स्कैम देखिए हर फील्ड में सही गलत होता है, बिजनेस हर सब लोग करता, बहुत ये है, बिजनेस वाला फील्ड है, तो हो सकता है अगर आप, लेकिन अगर केयरफुल रहेंगे आप तो उससे बच जाएंगे आप। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जो अब आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए आप बता दें कि आप कैसे अवेलेबल हैं? देखिए, मैं नोएडा के यथार्थ अस्पताल में कार्यरत हूँ, मतलब ये हमारा नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और नोएडा एक्सटेंशन में तीनों जगह ब्रांच है, मैं तीनों जगह अवेलेबल हूँ। यहाँ आप हेड कर रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पे हेड कर रहा हूँ जी। और मैं नोएडा ब्रांच, ग्रेटर नोएडा ब्रांच और बिसरख ब्रांच, तीनों में अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं? आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो दूर दराज के इलाकों से हैं, देश के अन्य भागों से? हाँ, वो मेरे से देखिए, आज जब कोविड के बाद तो आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन कर पा रहे हैं। आप ले रहे हैं? हाँ, ले कर सकता हूँ मैं, विद प्रायर अपॉइंटमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपका ईमेल शेयर कर दें? बिल्कुल, कोई नंबर अगर हम शेयर कर दें अपने पॉडकास्ट में? हाँ, तो मैं आपसे, जी, मैं कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टाइम निकालने के लिए, क्योंकि देश हित में आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये सोशल ऑब्लिगेशन था, मेरे ख्याल से अगर इससे अगर एक आदमी भी कोई अगर फायदा हुआ तो सर्विस इज डन।
क्योंकि बहुत लंबे वक्त से दर्शक भी चाह रहे थे कि एक साइकियाट्रिस्ट हो और आप हो न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो उनका इंटरव्यू हम ज़रूर करें। और आज क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दे दिया। नहीं, माय प्रिविलेज, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लेजर मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू। ओके।